हेलो स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की ही एकलौता चैप्टर है जिसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह पूरी बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, साथ ही 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आने की पूरी संभावना है। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं ये भी मैं वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। धातुओं, विद्युत रोधी और अर्धचालकों का वर्गीकरण। हम धातुओं की बात करें। आपको पता है कि जो धातुओं की चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है। धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है और प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। धातुओं के बारे में हमने ये पढ़ा है कि धातुएं अपने में से होकर क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने देती हैं, यानी कि जिनकी चालकता क्या हो गई, जिनकी चालकता हो गई बेटा बहुत अधिक, और प्रतिरोधकता बहुत कम। ठीक है, फिर बात करते हैं विद्युत रोधी की। जब आप विद्युत रोधी की बात कर रहे हैं तो विद्युत रोधी की चालकता जो होती है वो बहुत कम होती है, न के बराबर, और प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक, ये दो धातु और विद्युत रोधी के बारे में हमने बहुत कुछ पहले भी सीखा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अर्धचालकों की हम बात करते हैं तो अर्धचालकों की जो चालकता हो या प्रतिरोधकता हो, दोनों ही किसके बीच में होगी, धातुओं और विद्युत रोधियों के बीच में होगी। धातुओं व विद्युत रोधी के बीच में। ठीक है बेटा, ये हमें 2-3 चीजें पता चली। अब आप देखें कि जो धातुएं हैं उनका अगर आप ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। धातुओं का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी, धातुओं की, और चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। जबकि अर्धचालकों में उल्टा होता है। अर्धचालकों का जब आप ताप बढ़ाएंगे, अर्धचालकों का जब आप ताप बढ़ाएंगे तो उनकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, ये ताप बढ़ाने पर है ना, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अच्छा, आपसे पूछे ताप बढ़ाने पर विद्युत रोधी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई धातुओं का ताप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हमने इनकी चालकता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। ठीक, अब अर्धचालकों की बात करते हैं तो अर्धचालक कौन कौन से हैं, एक तो सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है, ये हमारे पड़े हुए हैं। ठीक, देखते हैं, देखो तात्विक अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है 14 होता है, जर्मेनियम का होता है 32। अब इनके जो अंतिम कक्षा में दोनों ही में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, सिलिकॉन को बांटेंगे तो 2 8 4, ठीक, और जर्मेनियम को बांटेंगे तो 2 8 18 और 4। ठीक, इस तरह से तो दोनों ही के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है अकार्बनिक, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फास्फाइड आदि। अब कार्बनिक जो है आपके हैं एंथ्रासीन या मादित, थैलोसाइनिस आदि, ये कार्बनिक वाले हो गए, है ना, कार्बनिक सेमीकंडक्टर हो गए। कार्बनिक बहुलक तो पॉलीपाइरोल या पॉलीएनिलीन या पॉलीथायोफ्थिन आदि, ये सब इसके एलिमेंट। पर हम इस चैप्टर में हमारा मुख्य फोकस किस पे रहने वाला है, तात्विक अर्धचालक को ही हम पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम सबसे ज्यादा जो चीजों को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तात्विक अर्धचालक को, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम को। ये इसलिए आपको बताए हैं मैंने कि ऑब्जेक्टिव में कई बार ये दे देते हैं कि क्या ये यौगिक अर्धचालक कौन कौन से हैं, ठीक, तात्विक अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ बताया गया है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब मैंने जब धातु, अधातु, धातु और विद्युत रोधी और अर्धचालक तीनों चीजें बताई, इनका वर्गीकरण मैंने चालकता के आधार पर की, पर इनका वर्गीकरण क्या ऊर्जा बैंड के आधार पर किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। इनका वर्गीकरण हम ऊर्जा बैंड के आधार पर करने की कोशिश करते हैं, पर
इनका वर्गीकरण करने से पहले हमें पता तो चले कि ऊर्जा बैंड होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट बनाते हैं कि भाई ऊर्जा बैंड है क्या चीज, तो हम ऊर्जा बैंड को पता करने की कोशिश करते हैं, फिर इनका वर्गीकरण करेंगे। आप समझिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ऊर्जा बैंड आपको समझ में आ गया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ठोसों में ऊर्जा बैंड, देखो ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझने के लिए मैं आपको ऊर्जा आरेख याद दिलाता हूं। ऊर्जा आरेख में के लिए आपने जो ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊर्जा स्तर आरेख आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको मैं याद दिलाता हूं। जब पहली कक्षा की बात करते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब दूसरी कक्षा की बात करते हैं तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 1.8। इस तरह से आपने ऊर्जा स्तर आरेख पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं करना होता है वहां पर। आप पहला चाहिए तो n बराबर 1 रख के कर दें, दूसरा चाहिए तो 2 का वर्ग 4 से भाग लगा के लिख दें, है ना, तीसरा चाहिए तो 3 का वर्ग 9 से भाग लगा के लिख दें। इस तरह से आप ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं, ये हमें जानकारी में। पर मैं अकेले परमाणु की अगर बात कर रहा हूं, है ना, ये किसके लिए है ये फार्मूला, और ये ऊर्जा स्तर आरेख किसके लिए है, अकेले परमाणु के लिए, यानी कि विलगित परमाणु के लिए ये लागू होता है ना। तो विलगित परमाणु की जब बात कर रहे हैं तो विलगित परमाणु का अपना क्या होता है, ऊर्जा स्तर होते हैं। अब अकेला आदमी किससे टकराएगा, किसी से लड़ेगा, किसी से झगड़ेगा, नहीं झगड़ेगा ना भाई। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ घूम रहे हैं अपनी कक्षाओं में ऐसे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वो किससे इंटरेक्ट कर सकता है, वो नाभिक के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास इंटरेक्ट करने के लिए और कोई है नहीं। मान लो किसी के घर में एक लौती संतान हो किसी की, और अब वो उसके पास कोई भाई बहन नहीं है, तो वो किससे लड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पिताजी से लड़ लेगा। इसके अलावा लड़ने के लिए कोई बचा नहीं। पर अगर हम किसी ठोस की बात करें, किसी क्रिस्टल की बात करें, तो उसमें होता क्या है कि भाई 2 3 4 5 भाई बहन है किसी के घर में, तो क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं ऐसे, ठीक। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये इस इलेक्ट्रॉन से भी क्रिया कर रहा है, इसके न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। इस तरह से चारों तरफ से उनमें इंटरेक्शन, ठीक। तो जो इनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी। ये भाई इसको इससे भी लड़ना है, इससे भी लड़ना है, इससे भी लड़ना है, इस तरह से इसकी ऊर्जा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, होता यह है कि ऊर्जा के एक अल्प अंतराल में भिन्न भिन्न ऊर्जा के स्तर हो जाते हैं, और ऊर्जा के इन स्तरों का एक समूह बन गया। और उस समूह को, ऊर्जा के स्तरों के समूह को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा बैंड कह रहे हैं। पहली कहानी समझ में आ गई कि ऊर्जा के स्तरों के समूह को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा बैंड कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात। अब यहां क्या होता है कि ये पार्टीशन बनाते हैं, ये जो समूह बने हैं इनके भी पार्टीशन बन जाते हैं, है ना। ऊर्जा बैंड के क्या बन जाते हैं, पार्टीशन बन जाते हैं। और पार्टीशन कैसे बन जाते हैं कि जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बन जाते हैं संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के ऊपर होता है चालन बैंड, संयोजी बैंड के ऊपर होता है चालन बैंड, ध्यान रखिएगा, ठीक। संयोजी बैंड के ऊपर होता है चालन बैंड। ऐसा कैसा ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड में पहले पूछा हुआ है कि संयोजी बैंड के ऊपर कौन सा बैंड होता है, तो चालन बैंड होता है, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिखी हुई है, आप और वो ही उठा के पूछते हैं एमपी बोर्ड में, तो आप पक्के से कर लीजिएगा कि संयोजी बैंड के ऊपर चालन बैंड होते हैं, ठीक। संयोजी बैंड के बारे में एक और बात, संयोजी बैंड पूरी तरह कभी भी खाली नहीं रहेंगे, यानी कि संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन आपके या तो आंशिक रूप से भरे हुए होंगे या पूर्ण भरे होंगे। तो संयोजी बैंड या तो आपका क्या भरा होगा, आंशिक या पूर्ण भरे होते हैं। चालन बैंड सामान्यतः पूर्णतः खाली होता है, सामान्यतः खाली होता है, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सामान्यतः ये रिक्त होते हैं। अब चालन बैंड की जो तली है, ये है ना, चालन बैंड का निचला सिरा, ठीक, निचला सिरा, और संयोजी बैंड का ऊपरी सिरा, ठीक। चालन बैंड का नीचे का सिरा और संयोजी बैंड के ऊपर का सिरा, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, ठीक है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं।
वर्जित ऊर्जा अंतराल, या फिर आप ऊर्जा अंतराल भी कह सकते हैं। आप सीधा सीधा केवल ऊर्जा अंतराल लिखेंगे तो भी ऊर्जा अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास चीजें क्लियर हो गई। हमें पता चल गया कि दो बैंड होते हैं भैया, दो ऊर्जा बैंड होते हैं। नंबर एक संयोजी बैंड, नंबर दो चालन बैंड। पक्का याद कर लेना, पहला संयोजी बैंड, दूसरा चालन बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो आंशिक रूप से भरे होते हैं या पूर्णतः भरा होता है। चालन बैंड सामान्यतः रिक्त होता है, ठीक है, या आंशिक रूप से भरा हुआ हो सकता है। अब संयोजी बैंड के ऊपर चालन बैंड होता है, ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई। इतनी सारी चीजें बता, तो चालन बैंड की तली और संयोजी बैंड के ऊपरी सिरे के बीच के अंतराल को हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, पक्के से, या फिर ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। ठीक, ये हमारी एक कहानी हो गई भाई वर्जित ऊर्जा अंतराल की। वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में बात, वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बीच में होता है। ठीक है, किसके बीच में, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक, और वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है भैया, पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति पर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान डिपेंड करता है। और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं ना, इसकी ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ये भी पूछता है एमपी बोर्ड वाला, बहुत सामान्य प्रश्न पूछते हैं हमारे बोर्ड वाले कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक चीज और पूछी जा सकती है, याद आ गई तो लिखी देता हूँ कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक, अब हमारे प्रश्न जहां पर मैंने कहा ना कि आपको मैं पहले बैंड, ऊर्जा बैंड के बारे में बता देता हूं, अब मैं आपको वापस से तीनों ही अंतर को फिर लेके चलता हूं। तीनों ही में अंतर अपन करते हैं। देखो आपको यहां दिखाई दे, ये डायग्राम को ध्यान से देखें। इसमें आपको दिख रहा है एक तो चालन बैंड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका चालन बैंड हो गया, ये आपका संयोजकता बैंड है। ठीक, जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे को क्या करें, अतिव्यापित करें, चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे को क्या करें, अतिव्यापित करें। जब अतिव्यापित करेंगे तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जा सकते हैं, चालन बैंड में जा सकते हैं। इस ये हो गई हमारी किसकी क्रिया हो गई भैया, धातुओं में होती है। ठीक, यानी चालकों में जो क्रिया होती है ये हो गई। उसके बाद यदि वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है आपका, देखो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो गया तो वो हो गया विद्युत रोधी। और अगर इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो हो गया अर्धचालक। अब अर्धचालक में क्या होता है बेटा, कि अर्धचालक में अगर इनको कुछ ताप मिल जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मारकर यहां आ सकते हैं। अगर इनको यहां ताप मिल जाए तो ये यहां से जंप मारकर यहां आ जाते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन सामान्यतः आ जाते हैं। ठीक, पर ध्यान रखिए कि सामान्यतः परम शून्य ताप पर तो ये भी कुचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। वापस से कहानी को समझे, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बढ़िया से बन गया। पहला क्या बना, धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है, तो धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। आपसे पूछे कि विद्युत रोधी में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। आपसे पूछे कि अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यानी कि मैं आपको इसका एग्जैक्ट फिगर भी बता देता हूं, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये होते हैं। ठीक, 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होते हैं। कुछ कुछ किताबों में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं कि भाई वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बच्चे उस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सालों से रटते आ रहे हैं, पर ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है।
आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आपको अगर पूछे धातुओं के बारे में, तो धातुओं में आप कहेंगे कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्यापित करेंगे, और जब आपको पूछेंगे विद्युत रोधी के बीच में, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। और मैं तो ये बात बता रहा हूं कि आप यूं मान के चलें कि भाई ये संयोजकता बैंड जो है ये अमीर आदमी है, ध्यान से सुनिएगा, और ये जो चालन बैंड है ये गरीब आदमी है। ठीक, तो एक गरीब और ये जो बीच में है ना, गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बड़ी है। ठीक, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा ही नहीं सकेंगे, खाई बहुत ज्यादा है ना, तो विद्युत रोधी हो गया भाई। अगर उस खाई को हमने कम कर दिया किसी तरह से, यानी कि एक दूसरे को मिला दिया, तो फिर ना तो कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, सब एक से हो जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो अब हमें धातुओं के बारे में पता चल गया, अधातुओं के बारे में पता चल गया, अर्धचालक के बारे में पता चल गया। एक चीज और मैं बता ही देता हूं, मैंने यहाँ कहा कि भाई सामान्य ताप पर अर्धचालक क्या होते हैं, आपके विद्युत रोधी होते हैं। यानी मैं ये कहूं कि 0 केल्विन पर अर्धचालक होते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, 0 केल्विन पर अर्धचालक विद्युत रोधी होते हैं। अभी मैंने केवल आपको धातुओं, विद्युत रोधी और अर्धचालकों को बांट के बताया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नेज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये दो नेज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है। अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो 2, 8, 4, और जर्मेनियम की बात करें तो 2, 8, 18 और 4, दोनों ही की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब हम जर्मेनियम की जब बात कर रहे हैं तो जर्मेनियम क्या करता है कि जर्मेनियम अपने, ये जर्मेनियम की अगर बात करें या सिलिकॉन की बात करें ना, तो जर्मेनियम या सिलिकॉन, अब इनके पास कितने हैं बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में इनके पास टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4। पर ये तो केवल अकेले परमाणु की बात है। अभी मैंने जो जर्मेनियम का एक अकेला परमाणु बनाया, या आपके पास कोई क्रिस्टल होता है, ठोस होता है, तो उसमें अकेला तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है, बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे बना देते हैं। ये जर्मेनियम है, ठीक है, ये एक और जर्मेनियम है, ठीक है, ये एक और जर्मेनियम है, और ये एक और जर्मेनियम है। ठीक है भैया, अब क्या हुआ कि यहां आप ये ध्यान से देखें कि ये जो जर्मेनियम वाला है, इनके, इसका एक, इसके साथ, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है, इसने क्या करा, अपने पड़ोसियों के साथ क्या बना लिए, बॉन्डिंग बना ली, सहसंयोजक बंध बना ली। ठीक है, कौन से बंध बना लिए, सहसंयोजक बंध इन्होंने बना ली। जर्मेनियम ने अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लिए। अब ये कंप्लीट हो गया, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं है चालन करने के लिए। चालन करने के लिए अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि इनने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि परम ताप यानी कि 0 केल्विन पर, परम ताप यानी कि 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक क्या करते हैं, विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं। जैसा कि आप यहां देखें इस डायग्राम में, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर क्या हो रहा है कि ये जो संयोजकता बैंड है और ये जो चालन बैंड है, इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, और संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इनका यहाँ काम कंप्लीट है, ऑक्टेन कंप्लीट है। ये यहां से ऊपर तब जाए जब इनको कुछ ऊर्जा मिले, यहां इनको कुछ ऊर्जा मिल जाए तो ये यहां से जंप मारकर यहाँ आ जाए, बिना लालच के कौन कहाँ जाएगा, यहाँ इनका काम कंप्लीट है। ठीक है, तो अब यहाँ तो इसे सही बात है भैया, इनका काम ऑक्टेन कंप्लीट था। फिर क्या होत करें, तो हमने क्या करा कि अब इनके जिस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊपर पहुंचाना है तो इस बॉन्ड का क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने क्या किया, ताप बढ़ाया। जैसे ही आप ताप देते हैं तो ताप देने से यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां मुक्त होगा तो यहां होल बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां मुक्त हो जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत चालन में भाग लेता है।
तो जितनी इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होगी उतने ही क्या बनेंगे यहां पर, होल बनेंगे। ठीक, जितनी आपकी इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होगी उतने ही होल बनेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों के बराबर। ठीक, ये बात हो गई, एक कहानी क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता के बराबर होती है। ये कब होती है, अब इसमें ध्यान रखना कि जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां क्या बनेगा, धनावेशित होल बनेगा। होल क्या बनेगा भैया, धनावेशित। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ है वो कहां चला जाएगा, वो यहां से जंप मारकर कहां चला जाएगा, चालन बैंड में। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है। इन्हें हम कहते हैं नेज अर्धचालक, या अब जो शुद्ध अर्धचालक के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कहानी कि आपसे प्रश्न आ जाए कि भाई नेज अर्धचालक में जो परमाणु है अपने निकटतम परमाणुओं के साथ कौन सा बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाता है। एक प्रश्न ये आ सकता है कि जो होलों की सांद्रता है वो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता के बराबर होती है, ये आ सकता है। 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक जो है वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, तो नेज अर्धचालक है 0 केल्विन पर विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, और ताप अगर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारकर ऊपर चले जाएंगे, यानी विद्युत चालन में भाग लेते हैं। और इस परिस्थिति में वहां जो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर क्या बनेंगे, होल बन जाएंगे। ठीक, छद्म होल बन जाएंगे। ये थे बेटा आपके नेज अर्धचालक। अब हम बात करते हैं अपद्रव्य। एक प्रश्न और है इसका, ये उदाहरण आता है, ये 4 नंबर में आया हुआ प्रश्न है लास्ट ईयर 2025 की परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की जालक संरचना जो होती है वो एक सी होती है, क्योंकि चारों के तीनों ही के लास्ट ऑर्बिट में 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं। सी अकेला विद्युत रोधी है और जर्मेनियम सिलिकॉन को ही हमने नेज अर्धचालक कहा। हमने कार्बन को क्यों नहीं कहा, क्योंकि भाई इसके भी तो लास्ट में 4 हैं, उसकी लेटेक्स स्ट्रक्चर एक सा है। तो इनमें क्या होता है कि कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम में बात करें तो 4 जो बंधित इलेक्ट्रॉन है द्वितीय और चतुर्थ कक्षा में होते हैं। अब इन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं उसकी आयनन ऊर्जा। ठीक, अब जर्मेनियम के लिए जो ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, उससे ज्यादा सिलिकॉन के लिए होती है और उससे सबसे अधिक होती है कार्बन के लिए। क्योंकि अगर ऊर्जा जो आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक अगर हुई तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए वो कार्बन क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, आपके जो है ताप बढ़ाने पर विद्युत चालन हो जाते हैं, मतलब उनमें चालन संभव है। अब बात करते हैं हम अपद्रव्य अर्धचालक की। अब हम इसमें मिलावट करेंगे उचित अनुपात में। ठीक है, उचित अनुपात में आप जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ अपद्रव्य मिला दें उचित अनुपात में, और इतना मिलाएं कि ताकि इसकी जो जालक संरचना है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, तो फिर जो बनेगा उसको हम कहेंगे अपद्रव्य अर्धचालक। फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब हमने शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिला दिया, कुछ अपद्रव्य मिला दिया, तो उससे इसकी क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, उससे इसकी क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। देखो कैसे, अब हमारे पास 2 टाइप से हम इसको पढ़ने वाले है ना। अपद्रव्य अर्धचालक को हम 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 2 प्रकार के अपद्रव्य मिलाएंगे, या तो हम त्रिसंयोजी या पंच संयोजी। क्योंकि 4 संयोजकता वाला है ना, तो 4 संयोजकता वाला है तो उसके आस पड़ोस वाले 4 से एक इधर 3 वाला और 4 से एक उधर वाला 5 वाला मिलाकर हमने ट्राई किया। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करें, अगर हम पंच संयोजक की बात करें, है ना, तो पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, फास्फोरस, या त्रिसंयोजी इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम आदि। इन तत्वों की जो अशुद्धि है अगर वो उपयुक्त मात्रा में जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाई जाए तो इनकी क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
इसकी पंच संयोजित तत्व की अशुद्धि मिलाने से। हम बात करते हैं एंटीमनी की, Sb 5 संयोजकता वाला तत्व है। ठीक, यहां से बहुत महत्वपूर्ण उत्तर निकल के आएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूं, मैं पक्का करके रहूंगा आपका ये चैप्टर। बस इसके पास कितने हैं? 5। ध्यान से सुनना। अब ये जो 5 है ना, ठीक, अब इसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? जर्मेनियम के साथ। जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी के साथ करो, अपन जर्मेनियम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जर्मेनियम को क्यों देते हैं प्रायोरिटी, उसका कारण भी अभी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ना बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए मैं ज्यादातर अपन जर्मेनियम को प्रायोरिटी देते हैं, हालांकि सिलिकॉन के भी बन सकते हैं। तो अब ये एक कहानी हो गई। अब बॉन्ड बनाएगा भैया, तो हमारे पड़ोस में एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एंटीमनी के पास कितने? 5, और 4 जर्मेनियम वाले से ले लिए, तो 4 तो बॉन्ड बन गए, पर 4 बॉन्ड बनने के बाद एंटीमनी का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, क्योंकि एंटीमनी के पास 5 थे। तो 5 आपने जैसे ही इसमें मिलाए, 5 के साथ जर्मेनियम के 4 का कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अब 1 एक्स्ट्रा बच गया जो कि विद्युत चालन के काम में आता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के कार्य में संलग्न हो गया, पहला शुरू से ही हो गया, जैसे ही आपने मिलाया उसका काम चला। ठीक, और चूंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसीलिए इसको हम दाता आयन कहते हैं। ठीक, ऐसा ही अभी मैं इस पर आ रहा हूं वापस एक बार और, पर मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दूं। मैं आपको ये एल्यूमिनियम ले लें या इंडियम ले लें, इसको लेके देख लेते हैं, है ना। तो अगर हम एम की बात करें या बोरोन की बात कर लेते हैं, हम बोरोन की बात कर लेते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है? तो इसकी संयोजकता है +3, है ना। इसकी संयोजकता है 3, ये 3 संयोजकता वाला है। अब ये भी अपने पड़ोसियों के साथ बॉन्डिंग तो बनाना चाहेगा भैया यार, या नहीं चाहेगा? जर्मेनियम में मिलाया भैया इसको, अब समझना ध्यानपूर्वक। अब आपने जब इसको जर्मेनियम में मिलाया तो बोरॉन के पास कितने थे? 3, तो 1 2 3, और 4 इसने पड़ोसी जर्मेनियम वाले हैं, तो 1 2 3 और 4। अब देखो ये 3 जगह तो कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब यहां पर चौथा खाली है, ये चौथा होल आपका दिख रहा। ठीक, अब आपको क्या होता है मैं बताता हूं। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है, ध्यान से सुनना, अगर तो आप क्या करते हो, आपके पड़ोसी से मांग कर ले आते हो। तो ये क्या करता है, जब इसको जरूरत लगेगी तो ये वाले से ले लेगा, और यहां फिर क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। इसको जरूरत लगेगी तो ये इस पड़ोसी से ले लेगा, जब इसको जरूरत लगेगी तो ये इससे ले लेगा, इसको जरूरत लगेगी ये इससे ले लेगा, इसको जरूरत लगेगी इससे ले लेगा। क्या हो रहा है? घूमने लग गए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का चालन शुरू हो गया। यहां पर भी क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने से चालन शुरू हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपद्रव्य अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जिसमें उचित अनुपात में, ठीक है, उचित अनुपात में, शुद्ध अर्धचालक में उचित अनुपात में अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं उसे हम कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। और जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है, जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है, उस क्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे, अपमिश्रण। ठीक, तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग के नाम से जाना जाता है। पक्का प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक, तो अपद्रव्य अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाने से बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। और
अपद्रव्य मिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अब वापस लौटो, यहां मैंने जब पंच संयोजकता वाले मिलाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए क्या रहा? फ्री रहा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव से हमने दे देना एन टाइप, यानी एन प्रकार के अर्धचालक। दूसरे में यहां पर होल बना तो होल पॉजिटिव, यानी कि इसको दे दिया हमने पी प्रकार के अर्धचालक। अब देखो हमें ये अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के हो गए, एक पी प्रकार के और एक एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक, एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, वे अर्धचालक होते हैं जिसमें पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक जिसमें पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धि अगर मिलाई जाती है तो उसे हम कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। पक्का हो गया। अब आपको क्या हुआ? एडवांटेज ये है एन प्रकार के अर्धचालक में कि आपको एक इलेक्ट्रॉन फोकट में मिल रहा है, और ये जो फोकट में मिल रहा है यानी एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जहां एक्स्ट्रा कोई चीज हो, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो आप क्या करते हो? दान कर देते हो ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका दाता। ठीक, और जब ये दाता इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन में भाग ले लेता है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये दान कर दिया जाता है विद्युत चालन में भाग लेने के लिए, तो ये अपने पीछे, ठीक है, क्या छोड़ जाता है? प्लस छोड़ जाता है, एक निश्चल आयन छोड़ के चला जाता है। क्या छोड़ते जाएगा भैया? निश्चल आयन। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये अगर याद रखोगे तो बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि भाई निश्चल आयन है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन दाता आयन है, एक एक्स्ट्रा आयन मिला है, और ये आयन जब विद्युत चालन में भाग लेता है तो ये जहां छोड़कर जाता है एक धनावेशित आयन निश्चल आयन छोड़ के चला जाता है। ठीक, एक धनावेशित आयन छोड़ के जाता है। ठीक, और जब हम ताप बढ़ाएंगे तो और बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेंगे भाई? होल बनते जाएंगे, है ना। और ये फिर तो क्रिया आपको पता ही है कि उसमें चालन संभव हो जाता है। तो आपसे प्रश्न आएगा भाई एन प्रकार के अर्धचालक, तो पहली कहानी लिखिएगा, वे अर्धचालक जिसमें पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। दूसरी घटना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन शुरू से ही एक्स्ट्रा है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। यानी कि यहां कहें हम कि जो है इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से अधिक होती है। ये एक चीज अपने को याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से अधिक होती है। दूसरी बात, हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास तीन बैंड हम पढ़ते थे, सॉरी दो बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड है, ऊपर मैंने बना दिया चालन बैंड। अब जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है, इनके बीच में ये कौन सा है? वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना। इस चालन बैंड के जहां जस्ट नीचे, ठीक है, ये दाता होते हैं। ठीक है, यानी कि जो दाता अशुद्धि है ना, वो कहां रहते हैं? तो चालन बैंड के जस्ट नीचे, चालन बैंड के नीचे। ठीक, अब बात करें, इधर आओ, पी प्रकार में, यहाँ होल घूम रहा था ना। अब यह इनको जरूरत है, ये गरीब आदमी है, इनको क्या है? जरूरत है। जिनको जरूरत होती है वो क्या करना चाहते हैं? लेते हैं। ये एक्सेप्टर हैं, ये ग्राही हैं, ये ग्रहण करते हैं। ठीक, एक्सेप्टर हैं, ये ग्रहण करते हैं। अब ये जहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ग्रहण करेंगे, वहां पर ऋणावेशित निश्चल आयन रह जाता है। जहां से ये लेंगे वहां पर कौन सा आयन बनेगा? ऋण आवेशित निश्चल आयन। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो पहले तो इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पी प्रकार के अर्धचालक वे होते हैं जिसमें त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक, पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। इसमें अब क्या होता है कि इसमें ग्राही आयन होते हैं एक्स्ट्रा वाले। अब जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो फिर बॉन्ड टूटेंगे और फिर वो तो आगे क्रिया चलती रहेगी। ठीक, ये कहानी हो गई। इसमें में जो आपका चालन बैंड है और ये आपका संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर यहाँ, ठीक है, ये ग्राही, ठीक है, ग्राही आपका ग्राही अशुद्धि लेवल जो है वो यहाँ होता है। ठीक, अब आपको तीन चीजें हो गई, है ना। आप पॉइंट समझिएगा। इसमें एक बात और है, इसमें होल एक्स्ट्रा थे तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल क्या ज्यादा होंगे?
नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं किसमें, पी प्रकार में। तो मेरे भाई समझना इस बात को कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में पंचसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती हैं। अगर पी प्रकार के उदाहरण, आप एन प्रकार के उदाहरण देना है तो आपके पास आर्सेनिक, एंटीमनी है ना, फास्फोरस आदि, इंडियम बोरॉन है ना, एल्यूमिनियम आदि किसके, पी प्रकार के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक, कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि ये पूर्णतः, अगर मैं बात कर रहा हूं कि एन प्रकार पी प्रकार, तो ये दोनों ही विद्युत उदासीन होते हैं, पूर्णतः उदासीन होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम एक बात और करें, नेज अर्धचालक में जब बात करोगे आप, है ना, ये नेज अर्धचालक जो मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर। अगर आपसे नेज अर्धचालक और अपद्रव्य में अंतर पूछ ले तो नेज में तो आप लिखोगे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और अपद्रव्य अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिली होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर होती है, उसमें बराबर नहीं होती है। इस तरह से आपको अंतर याद रखने हैं। तो एक प्रश्न आपका आ सकता है, अपद्रव्य और जो है आपका नेज अर्धचालक में अंतर। एक आ सकता है अपद्रव्य अर्धचालक क्या है, डोपिंग क्या है। एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक पक्का याद करना है। एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर को याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, कुछ भी नहीं है। एन प्रकार में पंचसंयोजी अशुद्धि मिली होती है, इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक होल होते हैं। ठीक, ये वाली 4-5 चीजें अगर याद कर लेते तो भी अपना काम हो जाएगा, एक उदाहरण याद कर। इसी टाइप से पी प्रकार में त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिली होती है, बहुसंख्यक होल होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उदाहरण बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम आदि। ठीक, ये एन और पी प्रकार के अर्धचालक हो गए। अब एन और पी प्रकार के अर्धचालकों से हमें क्या सीखने को मिला, तो हमें कुछ चीजें मिली। एन के पास, एन की जिंदगी में क्या क्या है, एन की जिंदगी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। एन की जिंदगी में क्या क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जिंदगी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही दाता आयन हैं, यानी प्लस वाले। ठीक, और भाई कुछ और भी है क्या इसके पास, हाँ बिल्कुल है, इसके पास कुछ मात्रा में होल भी हैं, पर वो कम मात्रा में। ठीक, तो एन की जिंदगी में 3 चीजें, एक तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक होल, और एक दाता आयन। इसी टाइप से पी की जिंदगी में भी बहुत सारे होल हैं, और जितने होल हैं उतने ही इसकी जिंदगी में ग्राही भी हैं, माइनस वाले। और एक और चीज है जो इसके जीवन में है, वो है इलेक्ट्रॉन, वो बहुत कम मात्रा में। ये 2 चीजें, अब ये इतना अपने को पता चल गया। अब पीएन संधि डायोड और ये आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। देखते हैं, चलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएन संधि। अब पीएन संधि बनाते हैं। तो पीएन संधि बनाने के लिए क्या किया गया कि भाई हम किसी भी जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ठीक, इनमें इस हिसाब से अपन ने अशुद्धि, इम्प्योरिटी मिलाई ताकि इसका एक भाग तो क्या बन जाए, पी बन जाए, और दूसरा भाग एन बन जाए। ठीक है, इस तरह से अपन ने अशुद्धि मिलाई कि इसका एक भाग पी बन जाएगा, एक भाग एन बन जाएगा। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे भाई पी की जिंदगी में कौन कौन है, तो पी की जिंदगी में होल है, एन की जिंदगी में इलेक्ट्रॉन है। साथ ही मैंने ये कहा कि पी की जिंदगी में जितने होल हैं उतने ही दाता भी, सॉरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है ना, ऋण आवेशित आयन। और एन की जिंदगी में उतने ही दाता। ठीक,
एक और इनकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनकी जिंदगी में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं और इनकी जिंदगी में अल्पसंख्यक होल है। अब जब आपने इनको मिलाया यानी बनाया, कैसे कि भाई जर्मेनियम में हमने ऐसा किया कि भाई एक भाग इसका P बन जाए और एक भाग N बन जाए। ये क्रिया जब हुई, जैसे ये क्रिया आप करते हैं, इस दौरान एक मामला शुरू होता है। आपको ये तो पता है कि P की जिंदगी में कौन ज्यादा है? होल ज्यादा है। N की जिंदगी में कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक, यानी कि P की जिंदगी में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से अधिक है और N की जिंदगी में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से अधिक है, और जो ज्यादा होगा वो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इधर से कौन जाना शुरू करेंगे? इधर से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन। तो N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा P क्षेत्र से होलों की सांद्रता अधिक होने के कारण P क्षेत्र से होल N क्षेत्र की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी कि विसरण होता है। N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों का और P क्षेत्र से होलों का विसरण होता है। N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और P क्षेत्र से होलों का विसरण होता है। बेटा ध्यान रखना इस बात को, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसके पास N ज्यादा है और इसके पास P ज्यादा है, इसलिए जा रहे हैं। ठीक, ये क्रिया होती है, ये शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन इधर बहुत ज्यादा होल है, ये जाना शुरू करते हैं। अब जब ये जाना शुरू करते हैं, इनके साथ कौन छूट गया? इसके साथ एक और है, ये देखो, ये दाता जुड़ा हुआ था, ये दाता यहीं रह गया। इसके साथ कौन था? ग्राही, ये यहीं रह गया। ऐसे शुरुआत में जब विसरण हो रहा है तो ये जाते। अब जैसे जैसे विसरण की क्रिया बढ़ती जाती है, ये जो निश्चल आयन थे ये संधि के पास जमा होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो जमा होकर यहां पर एक विद्युत क्षेत्र बना देते। ठीक है, और यहां इन्होंने जो एक परत बना ली, ये जमा। ठीक है, प्रारंभ में N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और P क्षेत्र से होलों का विसरण होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, और जैसे जैसे इनका विसरण होते जाता है, इधर आपके जो ग्राही वाले और उधर इधर जो है दाता प्लस वाले N में और P में ग्राही वाले आयन, निश्चल आयन संधि के पास में जमा होना शुरू होते हैं और एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, और वो विद्युत क्षेत्र क्या है? विसरण की क्रिया को कम करता है, विसरण की क्रिया को वो रोकता है। ठीक, धीरे 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 जैसे जैसे उन निश्चल आयनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, वो उस विसरण की क्रिया को रोकते हैं। और ये जो निश्चल आयन जहां जमा हो गए संधि क्षेत्र पर, इस संधि को हम कहते हैं, इस परत को हम कहते हैं अवक्षय परत। ठीक है, आप क्या लिखेंगे परीक्षा? अवक्षय परत की परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो पीएन संधि के निर्माण के समय एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक तथा पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता अधिक होने के कारण एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर तथा पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, मतलब विसरण होता है ना, विसरण होता है। और इस क्रिया में संधि के पास में निश्चल आयन जमा हो जाते हैं और इस संधि को क्या कहते हैं? अपन अवक्षय परत कहते हैं। और अब आप एक चीज और देखो कि ये तो हो गया मामला। अब ये जो अल्पसंख्या वाले हैं ना, जब ये विसरण वाली क्रिया हो रही थी तब ये अल्पसंख्या वाले तो अपने बैठे हुए थे, और जब अब यहां पर बहुत ज्यादा प्रतिरोध बढ़ गया तो अब ये जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है ये चलना शुरू होंगे, और इधर से तो एन क्षेत्र से होल तथा पी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों का अपवाह प्रारंभ हो जाता है। अपवाह होना, इसको अनुगमन कहते हैं। तो पी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र से होलों का क्या होता है? अनुगमन होता है। ठीक, तो विसरण की क्रिया प्रारंभ में अधिक होती है और अनुगमन की क्रिया यानी अपवाह क्रिया कम होती है, पर धीरे 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 जैसे जैसे आपका यहाँ अवक्षय परत पर ये निश्चल आयन बढ़ते जाते हैं, विद्युत क्षेत्र आपका बढ़ते जाता है, तो विसरण की क्रिया घटती जाती है और अपवाह की क्रिया बढ़ती जाती है। और ये क्रिया तब तक चलती है जब तक विसरण और अपवाह दोनों क्या ना हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, जब तक विसरण धारा और अपवाह धारा आपकी बराबर नहीं हो जाती है तब तक ये क्रिया आपकी जारी रहने वाली। विसरण धारा अपवाह धारा के बराबर हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ा एक ध्यान से एक चीज को देखिए कि जो विसरण धारा, आपने कोई अभिनति यहाँ पर लगाई हुई नहीं, कोई बैटरी कुछ नहीं लगाई है,
तो जब P से, है ना, जो विसरण धारा है, विसरण धारा जो है वो किधर जाएगी, P से N की ओर, तथा जो अपवाह धारा है वो N से P की ओर जाती है। हालांकि कुल धारा क्या होती है, शून्य होती है। अब आप ये देखेंगे कि जो N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं उनको P क्षेत्र में जाने से कौन रोक रहा है, ये बैटरी रोक रही है ना। ये जो एक नकली बैटरी बनी है वो नकली बैटरी यहाँ पे क्या कर रही है, उसको उधर जाने से रोक रही है। इसी को हम कहते हैं बेटा रोधी का विभव। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर। रोधी का विभव क्या करता है कि N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को P क्षेत्र की ओर जाने से रोकता है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि N क्षेत्र का जो विभवांतर है वो उच्च विभवांतर है और P क्षेत्र का विभवांतर निम्न विभवांतर है। हमें अब प्रश्न यहां से कुछ बनेंगे। प्रश्न क्या बनेंगे, अवक्षय परत, अवक्षय परत में कौन बैठे हुए बोलो, निश्चल आयन। क्या कहते हैं इनको, निश्चल आयन। जो नेगेटिव और पॉजिटिव दाता और ग्राही है जो, उनको हम क्या कहते हैं, निश्चल आयन। तो आपसे पूछे कि भाई अवक्षय परत में कौन रहते हैं, तो आप उत्तर दे दीजिएगा सीधे सीधे कि अवक्षय परत के अंदर निश्चल आयन रहते हैं मेरे भाई। ठीक, और अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है माइक्रोमीटर कोटि की, है ना, माइक्रोमीटर के 10वें भाग के बराबर होती है। माइक्रोमीटर के 10वें भाग के बराबर इसकी चौड़ाई होती है, किसकी, अवक्षय परत की चौड़ाई। ठीक, ये कुछ चीजें अपने को दिमाग में रख के चलना है, यहां से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आपको पीएन संधि समझ में आई कि नहीं आई, मुझे लगता आ गई होगी। कुछ भी नहीं है यार, पी क्षेत्र एन क्षेत्र को मिलाना है। मिलाना ऐसे नहीं, फिजिकली नहीं मिला सकते, इस बात को ध्यान रखना। मैंने कहा मेरे पास कोई जर्मेनियम था, सिलिकॉन था, मैंने उसमें क्या करा, इंप्योरिटी मिलाई, तो उसका आधे भाग को मैंने पी बना लिया, आधे भाग को एन बना लिया। और जब आधे भाग को पी और आधे भाग को एन बनाया, तो चूंकि पी में होलों की सांद्रता अधिक थी और एन में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक थी, तो एन से इलेक्ट्रॉन पी की ओर विस्तृत हो गए और पी से होल एन की तरफ विस्तृत होना शुरू हो गए। ठीक, विसरण की क्रिया हुई तो उधर से जो ग्राही यानी निश्चल आयन थे वो परत, उसकी जो परत है संधि के पास जमा होना शुरू हो गई। उसी को हम क्या कह रहे हैं, अवक्षय परत कह रहे हैं। जब ये विसरण की धारा इधर जो प्रतिरोध बंद, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पर संधि पर, उसके कारण विसरण की क्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है और इधर से अपवाह क्रिया बढ़ने लगती है। और अपवाह धारा और विसरण धारा क्या हो जाती है, दोनों ही तब तक ये क्रिया चलती है जब तक दोनों तरफ से बराबर नहीं हो जाती है। ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं बेटा हम, अभी ये तो अनअभिनति में, अनअभिनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान रखना। अभी कोई अभिनति अपन ने लगाई नहीं। ठीक है, ये देखो आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये होलो का विसरण इधर हो रहा है पी से एन की तरफ, और एन से पी की तरफ किसका हो रहा है, आपका हरासी क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रॉनों का अफवाह और इलेक्ट्रॉनों का विसरण, ये पूरा क्रिया आपको दिखाई गई। अब अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड की हम बात करेंगे, अग्रदिशिक बायस की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जो डायोड बताया है पीएन संधि डायोड, है ना, इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ये पीएन संधि डायोड। ये वाला हिस्सा पी कहलाता है और ये वाला हिस्सा एन कहलाता है। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड का सिंबल, संकेत ऐसा होता है, ध्यान रखिए, काम आएगा। अब अग्रदिशिक बायस, अभी मैंने क्या कहा कि मैंने कोई बायस वहां पर लगाया हुआ नहीं था, अब मैं बायस लगा रहा। अब आप देखो, ये हमारा डायोड है। इस फॉर्म में नहीं बनाते हुए अपन एक काम करते, इसी फॉर्म में समझें ताकि अच्छे से आपको समझ। ये P है, N है। आपको पता ही है P की जिंदगी में होल है, और जितने इसकी जिंदगी में होल हैं उतने ही इसकी जिंदगी में नेगेटिव आए। चलो ठीक, इसी टाइप से N की जिंदगी में इलेक्ट्रॉन है, और जितने इलेक्ट्रॉन है इसकी जिंदगी में उतने ही दाता आयन है। और ये दोनों ने मिलकर यहाँ क्या बनाई है, एक परत बनाई है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, अवक्षय परत कह रहे हैं। इधर पॉजिटिव जमा है, इधर आपके नेगेटिव जमा। ठीक, ये कहानी है। ये आपका, इसको हम रोधी का विभव भी कह रहे हैं। यहाँ ये वाला जो है एन वाला है, ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव। अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर भेजना है तो ये जो बीच वाला जो बैरियर है, इस बैरियर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें को कुछ धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये मामला हो सकता है। यहाँ अपन ने एक बैटरी लगा दी,
हाँ सर, अब ठीक कुछ लग रहा है। अब आप ये देखते हैं यहां पर क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इधर भागेंगे। यहां पर भी होलों में प्रतिकर्षण होगा, होल किधर भागेंगे, इधर भागेंगे। जब ये भागते हैं ना ऐसे प्रतिकर्षण के कारण, तो ये जो अवक्षय परत है, ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी क्या हो रहा था, अभी यहां जब हम इस अनबायस की कंडीशन में बात कर रहे थे, तो अनबायस में क्या हो रहा है, ये रोधी का विभव जो है ये बहुत ज्यादा है, ये पोटेंशियल बैरियर जो है इनका बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी लड़ाई करा देनी है। हमारे पास ये जो वीबी है, पोटेंशियल बैरियर है पहले वाला, जैसे ही हमने ये लगाया तो इधर से होल और इधर से इलेक्ट्रॉनों का जाना शुरू हुआ। तो ये पोटेंशियल बैरियर का इन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और विरोध करने के कारण ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है, और इस कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है। वापस से समझो। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न आया कि भैया अग्रदिशिक बायस किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि वह बायस जिसमें पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा एन को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, उसे हम अग्रदिशिक बायस कहते हैं। सरल शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा कहें, ठीक है, कि भाई पी क्षेत्र जो है एन क्षेत्र की तुलना पर उच्च विभव पर हमें रखना होगा, ठीक है, ताकि और एन क्षेत्र से ज्यादा विभव किसका होगा, पी क्षेत्र का होगा, तो फिर ये आप पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। तो वापस से समझ लें, पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से पी क्षेत्र, पी के धन ध्रुव से जो धन ध्रुव से होल जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं और ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, और इस कारण से अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है, और होल और इलेक्ट्रॉनों के संयोग से क्या धारा बहती है। इसी को हम अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड की स्थिति हो गई है ना। तो अग्रदिशिक बायस में क्या होती है, धारा बहती। अग्रदिशिक बायस में धारा बहती है, ठीक। इसमें मिली एम्पियर में आपकी धारा बहती है, ठीक है। जो धारा आपको प्राप्त होती है वो कितनी होती है, मिली एम्पियर में होती है। इसी टाइप से अगर मैं पश्च दिशिक बायस की बात करूं, तो पश्च दिशिक बायस में क्या हो गया, पश्च दिशिक बायस में जो आपका P वाला है उसको ऋण से और N वाले को धन से जोड़ दिया, उल्टा ही कर दिया। अब आपका जैसे पहले से पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है, एक दो ही बना देते हैं, होल के साथ एक, और ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, एक होल बना देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ आपको ये पता है कि ये जो अवक्षय परत है ना, ये अवक्षय जो परत है इस पर ऑलरेडी एक आपका रोधी का विभव लगा हुआ है जो विरोध कर रहा है उस चीज का। फिर अभी आपने क्या नया मामला कर दिया कि यहां आपने उल्टा लगा दिया, पी को एन से जोड़ दिया, यानी पी क्षेत्र का जो विभव है एन क्षेत्र से कम हो गया और एन क्षेत्र का विभव पी क्षेत्र से बहुत अधिक हो गया। अब ये होगा ये कि यहाँ जो होल थे वो किधर आएंगे, इधर आएंगे अट्रैक्शन के कारण, यानी संधि से दूर। इलेक्ट्रॉन भी किधर आएंगे, इस धन की तरफ, यानी संधि से दूर। यानी कि अब जो अवक्षय परत है, यानी रोधी का विभव बढ़ गया, यानी अवक्षय परत की चौड़ाई यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पश्च अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है ना, और उसमें अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। अब जो पीछे भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये अल्पसंख्यक जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो ये अल्पसंख्यक होल है, इधर से इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक और इधर से अल्पसंख्यक होल संधि की ओर जाते हैं, और इनके मिलने से पश्चिम दिशा में कुछ धारा प्रवाहित होती है जो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, ठीक है। तो पश्चिम अभिनति में कोई धारा नहीं बहती है, वास्तव में तो पश्चिम अभिनति में कोई धारा नहीं बहती है, अग्र अभिनति में धारा बहती है।
अग्र अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है, पश्च अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है। अग्र अभिनति में जो विभव प्राचीर है वो कम होती हैं, पश्च अभिनति में विभव प्राचीर आपकी अधिक होती है। ठीक, ये एक कहानी हो गई। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताता हूं। जब हम V का मान बढ़ाते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक स्थिति आती है कि जहां से अचानक से धारा का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। फिर अब जैसे इधर पश्च अभिनति में भी V का मान हम धीरे 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 बढ़ाते हैं, और एक पॉइंट के बाद धारा का मान अचानक बढ़ता है, और इसे हम कहते हैं भंजन वोल्टता। ठीक है, तो ये अभिलाक्षणिक वक्र है, पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है। ठीक, तो अभी मैंने आपको कुछ 2-3 चीजें बता दी। 2-3 चीजें मैंने क्या बता दी आपको? मैंने बताया कि एक होता है आपका अग्र अभिनति और एक होती है आपकी पश्च अभिनति। तो अग्र अभिनति में और पश्च अभिनति, अग्र अभिनति में क्या होता है? तो अग्र अभिनति किसे कहते हैं? जिसमें पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से पश्च दिशिक में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। ये चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक, अगले टॉपिक पे और लौटते हैं, उसे कहते हैं हम दिष्टकारी। अब क्या होता है कि अधिकांश जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, वो सारे डीसी पे काम करते हैं। ठीक है, ज्यादातर उपकरण जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वो डीसी पे काम करते हैं। अब डीसी पे काम करते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? इस हमारा जो एसी है उसे कहाँ बदलना पड़ती है? क्योंकि हमारे घरों में क्या आती है? एसी आती है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट धारा या दिष्ट विभव में परिवर्तित करने की क्रिया को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं दिष्ट धारा। यानी प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने की क्रिया को हम कह सकते हैं दिष्टकारी, मतलब दिष्टीकरण। क्या कहेंगे? दिष्टीकरण। ठीक है, इससे कहेंगे दिष्टीकरण। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं दिष्टीकरण। और इस क्रिया को जिस यंत्र से किया जाएगा उसे हम कहेंगे दिष्टकारी। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेक्टिफायर। दिष्टकारी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी आपका डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। मैंने यहाँ एक डायोड बनाया हुआ है। ठीक है, ये डायोड है, यहाँ आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखें ये यहाँ पर आपका प्रत्यावर्ती सिग्नल है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती सिग्नल हो गया। ये यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL है। ठीक, अब आप क्या करते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको ये पता है कि वो कैसे चलती है। ये निवेशी सिग्नल बना रहा हूं मैं, ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा 0 पाई 2 पाई 3 पाई। और मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। तो ये 2 प्रश्न है जो अभी एक तो मैं बता रहा हूं अर्ध तरंग दिष्टकारी, और एक अभी इसके बाद बताऊंगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दोनों ही प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो आपको ध्यान देना है। अब देखें कि प्रत्यावर्ती सिग्नल में हम बात कर रहे हैं, तो जब हम प्रत्यावर्ती सिग्नल के हम धनात्मक अर्धचक्र में बात कर रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती है ना, प्रत्यावर्ती सिग्नल के हम अगर धनात्मक अर्धचक्र की बात करें तो धनात्मक अर्धचक्र में है ना, धनात्मक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड का P सिरा धन से तथा N सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। और अब भी मैंने जस्ट आपको बताया, यहां देखो एक बार वो बता देता हूं कि जब P धन से जुड़ा हुआ हो और N ऋण से जुड़ा हुआ हो तो उसे कौन सा बाइस कहते हैं? अग्रदिशिक बाइस। और ये मैंने स्पष्ट लिख दिया, अग्रदिशिक बाइस में धारा बहती है। ठीक है मेरे भाई, ओके सर, समझ में आई बात? क्या समझ में आई कि प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में P धन से और N ऋण से जुड़ता है ना, ये वाला जो मोटा वाला सिरा होता है ये P होता है, ये N होता है। तो P धन से और N ऋण से जुड़ता है, इस कंडीशन में धारा बहती। और अगर धारा बहती है तो धारा बह के आएगी ना, इधर इधर धारा बहकर आएगी, तो यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में
P धन से N ऋण से जुड़ा होता है। इसके कारण डायोड अग्र अभिनति में होता है और अग्र अभिनति में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर धारा बहती है, लोड रेजिस्टेंस RL में धारा बहती है, जिससे निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, V बराबर IRL। ठीक है, I का मान है तो V का मान होगा। फिर प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में P ऋण से तथा N धन से जुड़ा हुआ होता है। इस स्थिति में डायोड पश्य अभिनति में होता है और पश्य अभिनति में कोई धारा नहीं बहती है, और अगर कोई धारा अगर इसमें नहीं बहती है तो लोड RL के सिरों पर जो हमें निर्गत विभवांतर मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। आगे भी यह क्रिया इसी तरह चलती। ठीक है, तो आधी बार आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है और आधी बार नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। आधी बार ही आपको मिला ना, इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। आपसे परीक्षा में 3 चीजें पूछी जाएगी, एक तो ये तरंग रूप पूछा जाएगा, ठीक है, एक आपसे इसका जो डायग्राम है, यानी कि ये नामांकित चित्र जो मैंने बनाया हुआ है, ये किताब से ही मैंने ले लिया बिल्कुल ऐसा कैसा, तो नामांकित चित्र आपका पूछा जाएगा, 2 चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, और एक कार्यविधि जो मैंने आपको बताई। क्या लिखना है उसमें कि भाई प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 का P सिरा धन से और डायोड का P सिरा धन से और N सिरा ऋण से जुड़ा होगा। इस कंडीशन में अग्र अभिनति और अग्र अभिनति में लोड रेजिस्टेंस RL से धारा बहती है, अर्थात निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। फिर शेष आधे चक्र में यानी ऋणात्मक अर्धचक्र में P ऋण से तथा N धन से जुड़ा होता है। इस स्थिति में डायोड पश्य अभिनति में होता है, पश्य अभिनति में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है लोड के सिरों पर, लोड RL के सिरों पर, इसलिए निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होती और यह क्रिया आगे भी चलती रहती है। अगर आपसे पूछे कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल की जो आवृत्ति है तो वो दोनों ही बराबर होती है। निवेशी आवृत्ति बराबर निर्गत की आवृत्ति बराबर होती है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, ये एक प्रश्न हो गया। अब फाइनल जो हमारा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अभी एक डायोड लगाया था, आधी बार मिल रही थी, उन्होंने कहा 2 लगा दो ना यार, ये 2 डायोड लगा दिए, 2 डायोड D1 D2 लगा दिए, ये लोड RL लगा हुआ है और ये आपका ट्रांसफार्मर है। फिर वही कहानी, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 पॉजिटिव पर, डायोड D1 का P सिरा पॉजिटिव पर और डायोड D2 का P सिरा ऋण पर जुड़ता है। यहां भी अपन तरंग रूप बना लेते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा कि जब डायोड D1 का P सिरा धनात्मक से जुड़ा हुआ है तो डायोड D1 अभी कौन सी अभिनति में हो गया, अग्र अभिनति में हो गया। ठीक है, डायोड D1 अग्र अभिनति में और डायोड D2 पश्य अभिनति। पुनः हमने क्या किया, ऋणात्मक अर्धचक्र में देखो अग्र अभिनति में हो गया ना, तो डायोड D1 अग्र अभिनति में, तो डायोड D1 की वजह से क्या बहेगी, धारा बहेगी, यानी लोड RL के सिरों पर आपको क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा, यानी निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। फिर ऋणात्मक अर्धचक्र में P डायोड D1 ऋण से तथा डायोड D2 धन से जुड़ जाता है, तो डायोड D1 जो है वो आपका किस में हो गया, पश्य अभिनति में, और डायोड D2 जो है आपका अग्र अभिनति। और जब डायोड D2 आपका अग्र अभिनति में है तो डायोड D2 के कारण लोड के सिरों पर क्या होगी, धारा, लोड से धारा प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से अपने को निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। पर वापस से समझ लें कि जब हमारा डायोड D1 पॉजिटिव पर और डायोड D2 नेगेटिव पर, तो डायोड D1 अग्र अभिनति में है और डायोड D2 पश्य अभिनति में, तो डायोड D1 के कारण लोड RL के सिरों पर धारा बहती है, D2 के कारण नहीं बहती है, और इस वजह से अपने को डायोड D1 की वजह से पहले अर्धचक्र में क्या मिलती है, निर्गत वोल्टता मिलती है ऐसे। फिर शेष आधे चक्र में P आपका ऋण पर और डायोड D1 ऋण पर और डायोड D2 आपका धन पर जुड़ता है, तो डायोड D1 का जो P सिरा ऋण से जुड़ रहा है, अर्थात डायोड D1 आपका पश्य अभिनति में हो गया, इसकी वजह से कोई धारा नहीं बहती है, किंतु डायोड D2 का P सिरा धन से जुड़ने की वजह से यह अग्र अभिनति में हो गया और इस वजह से उसमें धारा बहती है और लोड के सिरों पर
लोड RL के सिरों पर क्या होती है, निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। तो दूसरे चक्र में भी अपने को मिल गई। ये क्रिया आगे भी इसी तरह से चलती रहती। अब हमें पूरे चक्र में चलती है और हमें पूर्ण चक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। डीसी बन चुका है, देखो डीसी एक ही है ना। अब जो इसमें निवेशी की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उससे डबल आवृत्ति होती है निर्गत की। ठीक है, तो निर्गत की जो आवृत्ति होती है, निर्गत की आवृत्ति जो होती है वो निवेशी की आवृत्ति की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। यहां पर थोड़ा याद रखना, वहां क्या होती है, बराबर होती है, और यहां पर 2 गुनी होती है। ये दोनों प्रश्न जो है तरंग रूप, इसमें भी एक तो आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दोनों ही प्रश्न आपको पक्के कर लेने हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।